नमस्कार बच्चों, मैं हूं संगीता कक्कड़, आपकी हिंदी अध्यापिका भवन विद्यालय चंडीगढ़ से। आशा करती हूं आप सब सकुशल एवं प्रसन्न होंगे। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का 15वां पाठ मेघ आए पढ़ने जा रहे हैं। ये एक कविता है और इस कविता के रचनाकार हैं श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। आइए जानते हैं कवि के बारे में। नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। जब उन्होंने दिनमान, जो कि एक हिंदी की प्रमुख व पहली साप्ताहिक समाचार पत्रिका थी, का कार्यभार संभाला, तब समकालीन पत्रकारिता के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को समझा और सामाजिक चेतना जगाने में अपना अनुकरणीय योगदान दिया। सर्वेश्वर जी मानते थे कि जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है, उसका भविष्य उज्जवल नहीं रह सकता। सर्वेश्वर जी की इस अग्रगामी सोच ने उन्हें बहुचर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक के नाते प्रतिष्ठित और सम्मानित किया है। दिनमान पत्रिका में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर जी बहुत चर्चित रहे हैं। काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। खूंटियों पर टंगे लोग के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सर्वेश्वर जी के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यवर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है, अर्थात उनकी रचनाओं में गांव तथा शहर दोनों जगहों के जीवन का वर्णन मिलता है। यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। यानी सर्वेश्वर जी की भाषा लोक जीवन की भाषा है और अत्यंत सहज है। अब जानते हैं कविता के बारे में। आपकी पुस्तक में संकलित कविता मेघ आए में कवि ने मेघों के आने की तुलना सजकर आए प्रवासी अतिथि या दामाद से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है। जैसे जब दामाद जो शहर से लंबे समय बाद अपने गांव यानी ससुराल पहुंचता है, तो पूरा गांव प्रसन्न हो जाता है और उसकी खातिरदारी में लग जाता है। उसी तरह लंबे इंतजार के बाद आकाश में घने बादलों के छा जाने व झमाझम बरसने से धरती, पेड़ पौधे, नदी, तालाब पुनर्जीवित हो जाते हैं। आइए अब कविता पढ़ना आरंभ करते हैं। आपको भी मेरे साथ ये कविता गुनगुनानी पड़ेगी, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। कविता का नाम है मेघ आए। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगीं गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी, घूंघट सरके। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। हर साया ताल लाया पानी परात भर के। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के।
क्षितिज अटारी गहराई दामनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। आशा है आपको कविता सुनकर व गुनगुनाकर आनंद का अनुभव हुआ होगा और कवि ने अत्यंत सरल भाषा का प्रयोग करके कितना सुंदर वर्णन किया है ना? अब हम एक बार फिर से इस कविता को पढ़ेंगे और इसके अर्थ पर विचार करेंगे। आइए पढ़ते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगीं गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर गांव में दिखाई देने वाले उत्साह का चित्रण किया है। कवि ने यहाँ बादल का मानवीकरण भी शहर से आए एक दामाद या मेहमान के रूप में किया है। बच्चों, हमारे यहाँ हर जगह दामाद की बड़ी मान मर्यादा होती है। खासकर गांवों में तो जैसे पूरा गांव ही दामाद के स्वागत में जुट जाता है। और जब देर बाद कोई जमाई अपनी ससुराल आता है तो खूब सज सवर के आता है ना? उसी प्रकार जब भीषण गर्मी के बाद काले बादल आसमान पर छाने लगते हैं तो हर कोई बड़ी खुशी से उसका स्वागत करता है। कवि कहते हैं कि मेघ सज संवर कर आए हैं। और फिर मेघ के आने पर क्या होता है? मेघ के आने पर उनके स्वागत में आगे आगे नाचती गाती हुई हवा चल रही है। होता है ना, बादल छाने से पहले हवा चलने लगती है। ठीक उसी तरह जैसे गांव में सालियां किसी जमाई के आने के समय करती हैं, उसके आने की खबर सब जगह प्रसारित कर देती हैं। और फिर हवा के चलने से क्या होता है? हवा के जोर से सारे दरवाजे खिड़कियां खुल जाते हैं। इसे कवि ने इस प्रकार कहा है, लोग दरवाजे और खिड़कियां खोलकर खड़े हैं जैसे उस शहर से आए हुए पाहुन अर्थात पाहुने या मेहमान की एक झलक देखने को बेताब हों। इसका अर्थ ये है कि हर वर्ष हम वर्षा ऋतु की बहुत ही बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं। इसके आने पर सारा आकाश बादलों से ढक जाता है और सौंधी सौंधी हवाएं चलने लगती हैं और सभी लोग घर से निकलकर वर्षा ऋतु का आनंद लेने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर प्रकृति में आने वाले बदलावों का वर्णन किया है और उसका बहुत ही सुंदर ढंग से मानवीकरण भी किया है। कवि कहते हैं कि आसमान में बादल छाने के साथ आंधी चलने लगती है और धूल ऐसे उड़ने लगती है मानो गांव की औरतें घाघरा उठाए दौड़ रही हों। साथ ही हवा के चलने के कारण पेड़ ऐसे झुके हुए प्रतीत होते हैं मानो वे अपनी गर्दन उचकाकर मेहमान को देखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नदी रूपी औरतें ठिठक कर, थोड़ा रुक कर, अपने घूंघट सरकाकर तिरछी नजरों से मेहमान को देख रही हैं। तो इन सब का अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये है कि जब वर्षा होने वाली होती है
तो पहले थोड़ी तेज हवा या आंधी चलने लगती है, जिसके कारण रास्ते में पड़ी धूल उड़ने लगती है एवं हवा के वेग से वृक्ष झुक जाते हैं। इस अवस्था में नदी का पानी मानो ठहर सा जाता है, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। अगली पंक्तियां सुनिए। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो की वार की। हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं कवि? वे कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन एवं घर में दामाद के आगमन का बड़ा ही मनोहर दृश्य होता है। जब कोई दामाद बहुत दिनों के बाद अपने घर या ससुराल आता है तो घर के बड़े बुजुर्ग उन्हें झुककर सम्मानपूर्वक प्रणाम करते हैं। इस दौरान उनकी जीवन संगिनी यानी पाहुने या दामाद की जीवन संगिनी हठपूर्वक गुस्सा होकर दरवाजे के पीछे छिपकर कहती है, आपने इतने दिनों से मेरे बारे में कोई सुध या खोज खबर क्यों नहीं ली? क्या इतने दिनों बाद आपको मेरी याद आई? साथ ही कई स्थानों पर अतिथि के आने पर उसके पांव धुलवाने का रिवाज भी होता है। जैसे जब सुदामा कृष्ण से मिलने आए थे तो कृष्ण ने उनके पांव धोए थे। इसीलिए कवि ने यहाँ पानी परात भर के का उपयोग किया है। तो क्या अर्थ हुआ इन पंक्तियों का? वर्षों बाद घर आने पर बड़े बुजुर्ग जिस तरह अपने दामाद का स्वागत करते हैं, ठीक उसी प्रकार पीपल का वृक्ष भी झुककर वर्षा ऋतु का स्वागत करता है। जल की बूंदों के लिए व्याकुल लताएं गुस्से से दरवाजे के पीछे छिपकर मेघ से शिकायत कर रही हैं कि वे कब से प्यासी मेघ का इंतजार कर रही हैं और उन्हें इतने समय बाद अब आने का समय मिला है। बादलों के आने की खुशी में तालाब उमड़ आया है और खुश होकर अपने विशाल प्रात में पानी भरकर लाया है, जिससे वह उस थके हुए मेघ के चरणों को धोना चाहता है। अगला काव्यांश है बच्चों, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अभी तक प्रेमिका को अपने प्रियतम के आने की खबर एक भ्रम ही लग रही थी, लेकिन जब वह आकर घर की छत पर चले जाते हैं तो मानो प्रेमिका के अंदर बिजली सी दौड़ उठती है। उसे यकीन हो जाता है कि वह आ गया है। उसका भ्रम टूट जाता है और वह मन ही मन प्रेमी से क्षमा याचना करने लगती है। फिर आपसी मिलन की अपार खुशी के चलते दोनों प्रेमियों की आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगते हैं। तो कवि क्या कहना चाहते हैं इन पंक्तियों के द्वारा? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि बादल क्षितिज रूपी अटारी पर चढ़ गया है। अटारी यानी बालकनी या छत का देशज रूप है। मेघ को अटारी पर देखकर बिजली खुशी से चमक रही है, जैसे कह रही हो कि उसे पहले जो आशंका थी कि मेघ नहीं आएंगे वह अब समाप्त हो चुकी है। आखिर में बादल ऐसे बरसने लगते हैं जैसे दो प्रेमी लंबी जुदाई के बाद मिलकर आंसुओं की धारा बहा रहे हैं। कविता की व्याख्या पर चर्चा के बाद आइए अब हम इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तरों पर विचार कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए,
ये कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, मेघ आए कविता में बादलों को किसके समान बताया गया है? बताइए। बड़ा आसान प्रश्न है। मेघ आए कविता में बादलों को शहर से आने वाले दामाद के समान बताया गया है, क्योंकि बादल गांव में उसी तरह सज धज कर आ रहे हैं जैसे शहरी दामाद सज धज कर आता है, या इन बादलों का इंतजार भी दामाद की ही तरह किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। लता रूपी नायिका ने मेहमान से अपना रोष किस प्रकार प्रकट किया? नवविवाहिता लता रूपी नायिका अपने पति का इंतजार कर रही थी, पर उसका पति 1 साल बाद लौटा तो लता ने उससे रोष प्रकट करते हुए कहा, तुमने तो पूरे साल भर बाद सुधि ली है, अर्थात वह पहले क्यों नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को सुनिए। बूढ़ा पीपल किसका प्रतीक है? उसने मेहमान का स्वागत किस तरह से किया है? बताइए। बूढ़ा पीपल घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का प्रतीक है। उसने मेहमान को आया देखकर आगे बढ़कर जुहार की और उससे कुशल क्षेम पूछते हुए यथोचित स्थान पर उसे बिठाया। अगला प्रश्न है बच्चों, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके। इस पंक्ति के आधार पर बताइए कि ऐसा कब हुआ और क्यों? सोचिए और बताइए। बांध टूटा कब? जब मेघ रूपी मेहमान अपनी लता रूपी नवविवाहिता पत्नी से मिला। पहले तो लता ने अपना रोष प्रकट किया और फिर उसका धैर्य टूट गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चलिए अब इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुनिए जरा इसे। प्राकृतिक रूप से किस भ्रम की गांठ खुलने की बात कही गई है? कवि ने कहा है ना, गांठ खुल गई भ्रम की। तो कौन सी गांठ खुल गई? बच्चों, ग्रामीण संस्कृति में बादलों का बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि वहां पर कृषि कार्य बादलों पर निर्भर करते हैं, इसलिए बादलों की प्रतीक्षा की जाती है। इस बार जब साल बीत जाने पर भी बादल नहीं आए तो लोगों के मन में यह भ्रम हो गया था कि इस साल अब बादल नहीं आएंगे, पर बादलों के आ जाने से उनके इस भ्रम की गांठ खुल गई। चलिए इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुनिए प्रश्न को। कविता में मेघ रूपी मेहमान के आने पर कौन क्या-क्या कार्य कर रहे हैं? बताइए, कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं सब लोग? इस कविता में हवा मेघ आने की सूचना देती है, तो वह सूचना देने का काम करती है। पेड़ों का क्या काम है? पेड़ उचक उचक कर मेघ को देखने का कार्य कर रहे हैं। और फिर बूढ़ा पीपल मेघ का स्वागत एवं अभिवादन करने लगता है। तालाब अपनी परात में पानी भरकर ले आए हैं ताकि बादलों का स्वागत कर सकें और उनके पांव धुलवा सकें। और लता द्वारा बादलों को उलाहना देने का एवं उनसे मिलने का काम किया जा रहा है। इस प्रकार कवि ने पूरी प्रकृति का वर्णन किया है। अच्छा, ये प्रश्न सुनिए। मेघ आए कविता में नदी किसका प्रतीक है? वह घूंघट सरकाकर किसे देख रही है? इन दोनों बातों का उत्तर दीजिए। मेघ आए कविता में नदी
गांव की उस विवाहिता स्त्री का प्रतीक है जो अभी भी पर्दा करती है। वह किसी अजनबी या रिश्तेदार के सामने घूंघट करती है। वह गांव आ रहे बादल रूपी मेहमान को घूंघट सरकाकर देख रही है। आपने भी देखा होगा ना, गांव आदि में अभी भी कहीं कहीं ये रिवाज है कि औरतें अजनबियों के सामने घूंघट करती हैं। फिर प्रश्न है, ताल। ताल किसका प्रतीक है? वह परात में पानी भरकर लाते हुए किस भारतीय परंपरा का निर्वाह कर रहा है? बताइए इसका उत्तर। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, आपको आता होगा इसका उत्तर। ताल जो है वह घर के किसी उत्साही नवयुवक का प्रतीक है। मेघ रूपी मेहमान के आने पर वह झट से परात में पानी भर लाता है। ऐसा करके वह घर आए मेहमान के पांव धोने की भारतीय संस्कृति की परंपरा का निर्वाह कर रहा है। अब आगे बढ़ते हुए हम इस प्रश्न को देखते हैं। मेघ आए कविता में 1 साल बाद अपने पति मेघ को देखकर नवविवाहिता नायिका की क्या दशा होती है? बताइए क्या दशा हुई उसकी? कविता में 1 साल बाद आए अपने पति मेघ को देखकर नवविवाहिता नायिका का मान जाग उठा। उसने 1 साल बाद सुधि लेने के लिए मेघ से शिकायत की, पर मेघ के आने से उसके मन का भ्रम टूट गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आइए अब कुछ भाषा पर आधारित प्रश्न कर लेते हैं। बच्चों, कविता में मानवीकरण और रूपक अलंकार आए हैं। आपने कविता में आए मानवीकरण और रूपक अलंकार के उदाहरण खोजकर मुझे बताने हैं और फिर उनको आपने अपनी कॉपी में लिखना भी है। बताइए सबसे पहले मानवीकरण अलंकार के क्या उदाहरण हैं? कविता में सबसे पहले मेघ आए बन ठन के सवर के, यहाँ पर बादलों का मानवीकरण किया गया है। फिर उसके बाद आगे आगे नाचती गाती बयार चली, इस पंक्ति में कवि ने हवा को गांव की किशोरी के रूप में दिखाया है, तो यहाँ पर हवा का गांव की किशोरी के रूप में मानवीकरण किया गया है। फिर उसके बाद पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, यहाँ पर पेड़ों का गांव वासियों के रूप में मानवीकरण किया गया है। फिर एक पंक्ति है, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, यहाँ पर तालाब का सेवक या एक रिश्तेदार के रूप में मानवीकरण किया गया है। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, इस पंक्ति में बताइए। इस पंक्ति में आंधी का गांव की स्त्री के रूप में मानवीकरण किया गया है। फिर है बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, यहाँ पर नदी का गांव की बहू के रूप में मानवीकरण किया गया है। और बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, यहाँ पर पीपल के पेड़ का गांव के एक बुजुर्ग के रूप में मानवीकरण किया है कवि ने। बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की, यहाँ पर लता या बेल का घर की बेटी के रूप में मानवीकरण किया गया है, जिसका पति मेहमान बनकर आया है। इसके अलावा बच्चों, इस कविता में रूपक अलंकार का भी बहुत ही सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। उसके उदाहरण बताइए। पहला उदाहरण है क्षितिज अटारी, यहाँ पर क्षितिज को अटारी के रूप में उस रूप द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और फिर है दामिनी दमकी, दामिनी दमकी को बिजली के चमकने के रूपक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
फिर एक और उदाहरण है, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। यहाँ पर झरझर मिलन के अश्रु को बारिश के पानी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। यह भी एक रूपक अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण है। पाठ समाप्त करने से पहले आइए कुछ और बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए, कविता में मेघ को पाहुन के रूप में चित्रित किया गया है। हमारे यहाँ पर अतिथि या दामाद को विशेष महत्व प्राप्त है, लेकिन क्या आज इस परंपरा में कोई परिवर्तन आया है? यदि आया है तो आपको यह बताना है कि इसका कारण क्या है। बताइए। हमारी संस्कृति में अतिथि को देव तुल्य माना जाता रहा है, अतिथि देवो भव। परंतु आज के समाज में इस विषय को लेकर बहुत परिवर्तन आए हैं। और इसका कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है भारत में पाश्चात्य संस्कृति का आगमन। पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते करते आज का मनुष्य इतना आत्म केंद्रित होता जा रहा है कि उसके पास दूसरों के लिए समय का अभाव हो गया है। इसी कारण आज संयुक्त परिवार की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है और ऐसी अवस्था में अतिथि का सत्कार करने की परंपरा प्राय लुप्त होती जा रही है। तो यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। खुश रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए और अच्छे से